बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 20 बी पार्ट। इसके अंदर बेटा ये कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म इज √3 एंड द सेकंड टर्म इज 2 cos थीटा, और उसने बता दिया कि जीपी है। बड़ा सा करके लिख लेते हैं जीपी। द फर्स्ट टर्म इज T1 is equal to √3 and T2 is equal to 2 cos थीटा। अब जीपी है, आर और ए पता होनी चाहिए। ए हमें पता है √3 है, आर इज इक्वल टू T2 over T1 is equal to 2 cos theta over √3। अब वो कहता है कि द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि वो किसी एक खास वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, और ये कन्वर्जेंट उस वक्त होता है जब R1 और -1 के दरमियान में होता है। सो फॉर कन्वर्जेंट सीक्वेंस R is in between -1 and 1, 2 cos theta over √3 is in between -1 and 1। सबको √3 से मल्टीप्लाई करवाया, √3 2 cos थीटा √3, सबको 2 से डिवाइड करवाया, ये जी हमारे पास ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम cos थीटा का ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि -0.866 से लेके +0.866 कौन सा पोर्शन है। बात हो रही है 0 से π/2 की, 0 से π तक की। अब दिस वन इज -0.866, यहाँ से ये -1 1, ये 0.866 यहाँ पर है, ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर 0.866 है। अब इसके नीचे x की वैल्यूज क्या होंगी? अगर हम cos इनवर्स √3/2 करें तो 30 डिग्री आता है, यानी कि π/6 आता है। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? जब -√3 होगा तो इसका बेसिक एंगल निकलेगा π/6, 60 डिग्री ही निकलेगा। नेगेटिव होने की वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और क्योंकि बेसिक एंगल 60 है, ये 120 हो जाएगा, यानी कि 120 नहीं, सॉरी, बेसिक एंगल 30 है इसका, ये हो जाएगा 150, 5π/6। दिस पोर्शन ऑफ द कर्व इज अंडर कंसिडरेशन, ये वाला। अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी, this portion of the curve is under consideration. If this portion of the curve is under consideration, then the values of theta are from π/6 to 5π/6। ये है मेरे बच्चों। अब इसमें से क्या पूछना है आपने, वो पूछ लें बेटा। देखें बेटा, हम इसको फिर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 को कहता है कि बॉल है, उसको हमने इनिशियल हाइट 1 से फेंका है, उसके बाद कहता है कि जब फर्स्ट टाइम हिट कर गया, उसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो क्या है, जब ऊपर गया है
तो उसकी हाइट जो है वो रिड्यूस हो गई है 0.04, ए हो गया 0.96, फिर वो 0.96 नीचे आया, फिर जब वो ऊपर आया अकॉर्डिंग टू मॉडल ए तो उसकी हाइट जो है वो 0.92 हो गई, उसमें से 0.04 कम हो गई, फिर वो उतना ही नीचे गया, यानी कि फर्स्ट टाइम हिट के बाद जब दूसरा हिट आया तो हमारा एक अप डाउन कंप्लीट हुआ है, तीसरा हिट आया तो हमारा सेकंड अप डाउन कंप्लीट हुआ है, जब 21st टाइम हिट करेगा तो हमारा 20th अप एंड डाउन कंप्लीट होगा। इसमें ए क्या बना 0.96, डी क्या बना -0.04। अब 20 अप्स हैं और 20 डाउन्स हैं, 20 अप्स हैं और 20 डाउन्स हैं, तो हमने S20 निकाल लिया, 11.6 आया, इतने ही डाउन्स हैं तो टोटल डिस्टेंस मूव इतना आ गया। इसी तरह जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो उसके अंदर ए आ जाएगा जी 0.96 और आर क्या आएगा, अहमद नकवी आप बताएं आर क्या आएगा बेटा। अहमद नकवी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। पता नहीं सर। जी बेटा अहमद। नहीं पता सर। बेटा ये देखें कि टर्म्स जो हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। अब ये देखें आर निकालने का तरीका कार क्या है, देखें पहला जो था पहले 1 था, उसके बाद इसको इसमें 4% रिडक्शन हो गई है, यानी कि हम क्या करेंगे 1 इंटू 4/100 फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा 0.04, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0.96 आएगा, फिर हम 0.96 का 4% निकालेंगे, 4/100, और ये जो भी वैल्यू आएगी उसको 0.96 में से माइनस करेंगे। इसका एक और तरीकाकार ये है कि आप क्या करें टर्म्स को 0.96 से मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दें, यानी कि पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म हो जाएगी 0.96 पावर 2, तीसरी टर्म हो जाएगी 0.96 पावर 3। अब इन दोनों टर्म्स की रेशो क्या है 0.96 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.96, ये कितना बन गया 0.96। जब हम T3 को ये इसको 0.96 होल क्यूब को डिवाइड करेंगे 0.96 होल स्क्वायर से तो ये बन जाएगा अगेन 0.96, यानी कि R इसमें 0.96 आ गई है। जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो बी पार्ट है 1 का, उसमें ए क्या हो जाएगा 0.96, 20 अप्स 20 डाउन्स हैं 0.96, और R क्या हो जाएगा हमारा 0.96। सर ये सारे जीपी के लिए होता है या सिर्फ परसेंटेज वाले के लिए होता है? किस में, इस वाले में? ये तो खैर हाँ ये परसेंटेज में उसने कहा था ना, तो मैंने परसेंटेज के हिसाब से किया। अगर उसने 2 से मल्टीप्लाई करवाया होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया होगा, तो R निकालने का तरीकाकार तो यही है ना, T3/T2, हाँ जी ठीक है सर। T4/T3, वो वही तरीकाकार है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे S20 निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और बोलें जी कौन सा क्वेश्चन है जी बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 15 करा दें प्लीज। जी बेटा। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वो कह रहा है द फर्स्ट थर्ड एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी T1 एपी के अंदर लिखने का तरीका एक होना चाहिए, क्वेश्चन को वाजिया होनी चाहिए चीज़ें। बात कर रहे हैं एपी में, बात कर रहे हैं T1 की, T3 की और T13 की। T1 ए है, ये A+2D है, एंड दिस वन इज A+12D। अब वो कहता है कि आर ऑल्सो द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी। जीपी के अंदर ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। अब क्योंकि ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं जीपी की, इनकी रेशो सेम होनी चाहिए, T3/T2 शुड बी इक्वल टू T2/T1। ये बन गया जी A+12D डिवाइडेड बाय A+2D इज इक्वल टू A+2D डिवाइडेड बाय A। ठीक है, अब ये हो गया A+12D
इज इक्वल टू ए प्लस 2d होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 12ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर। ए स्क्वायर से कट गया, ये मेरे बच्चों बन गया 4d स्क्वायर माइनस 8ad इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 4d कॉमन आ गया, d माइनस 2a रह गया। कोई गलती होगी तो बता दीजिएगा। यहाँ से d 0 आ गया और d इज इक्वल टू 2a आ गया। ये तो नॉट एप्लीकेबल है, d 0 नहीं हो सकता, ये वाला एप्लीकेबल है। अब हम इसको पहली वाली टर्म्स के अंदर पुट कर देते हैं, यानी कि AP की हमारे पास जो टर्म्स थी वो बेटा T1, T3 और T13 थी। T1 आ गया जी A, अब D इज इक्वल टू 2A है, A प्लस 2A, A प्लस 12 इंटू 2A, A 5A 25 है। अब ये GP की T1, T2 और T3 है। क्वेश्चन को बनाया करें, उसके अपने दिमाग के अंदर जो भी आपका डाटा है उसको कॉपी के ऊपर शिफ्ट किया करें, नोटबुक के ऊपर, फिर आगे क्वेश्चन होगा। अब यहां तक कर लिया, कहते हैं कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द GP इज 3, find the common difference of the AP and the common ratio of the GP. The first term of each progression is 3. ठीक है जी, ये अब क्या बन जाएगा 3, 15 and 75। अब वो कहते हैं कि find the common difference of the AP। AP के अंदर हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं, यहां से D आ जाएगा हमारे पास, AP के लिए A3 है और D क्या है 2A, 6 आ गया। ये AP मैंने लिखा और आगे उसका मैंने डाटा लिखा ताकि मुझे गलती ना हो किसी तरह की। अब AP का क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस आ गया जी, ये आ गया, और GP की कॉमन रेशो निकालनी है। अब GP के लिए हमने उसकी टर्म्स लिख ली 3, 15, 75, R इज इक्वल टू 15 ओवर 3 इज इक्वल टू 5। ये ले जी, ये हो गया जी बेटा। उजैद, क्वेश्चन नंबर 9। असद आसिफ बेटा, आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं इसके? सर मैंने फर्स्ट 25 किए हैं। ठीक है, ये बेटा देखें, मैं ये यान एहसन कौन है हमारी क्लास में? कोई नहीं, नहीं। अच्छा जी, अच्छा यान मुजफ्फर है सर। हाँ, यान एहसन नहीं है। अच्छा बेटा, कहते हैं द कॉमन रेशियो ऑफ अ GPs आर द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज ये, एंड द सम टू इंफिनिटी एस है। कहते हैं कि शो दैट, कॉमन रेशियो उसने R बता दी है, ये सारी चीजें उसने दी थी। अब पार्ट 1 के अंदर कह रहे हैं कि बेटा देखें, जिन बच्चों ने A* लेना है ना, उनके ये सारे क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। अगर मैंने जो 20 क्वेश्चंस आपको दिए हैं ना, अगर आप ये 20 क्वेश्चंस करेंगे ना, तो फिर देन यू विल बी एबल टू स्कोर अ C। जो इसमें 10 क्वेश्चन ऐड करेगा वो B पे जाएगा, जो इसमें 10 और ऐड करेगा वो A पे जाएगा, जो इसमें 10 और ऐड करेगा वो A* पे जाएगा। तो मैंने तो आपको काम बता दिया है, अब ये आपका आगे काम है कि आप कौन सा ग्रेड लेना चाहते हैं। मटेरियल सारा है, काम आपको सारा करवा दिया है, सारे तकरीबन टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए। अब ये आपको खुद बैठ के काम करना है इसका। अच्छा जी, खैर कहते हैं कि शो S इज इक्वल टू 2 माइनस R, S infinite is given, we will use the formula for S infinite A over 1 minus R। ठीक है,
अब एस इन्फिनिट एस के इक्वल है और ए इक्वल है आपका आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2। यहाँ पर नीचे 1 माइनस आर आ गया। एस इज इक्वल टू, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लें, वो आ जाएगा r माइनस 1 r माइनस 2 और 1 माइनस आर। नीचे से माइनस 1 कॉमन ले लें, r माइनस 1 आ गया, r माइनस 1 r माइनस 2, r माइनस 1 r माइनस 1 से कैंसिल हो गया, r माइनस 2 ओवर माइनस 1 माइनस एस इज इक्वल टू r माइनस 2, एस इज इक्वल टू 2 माइनस आर। ये लें जी, पहला पार्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एस दैट एस कैन टेक। अब सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है एस क्या वैल्यूज एस की हो सकती हैं। अगर बेटा एस इन्फिनिट एग्जिस्ट कर रहा है, आर शुड बी इन बिटवीन माइनस 1 एंड 1। जब भी ये चीज आ जाए ना, सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, तो साइड पे किसी जगह पे ये चीज लिख लें, ये यूज होगी, हो भी सकती है, ये आपके जहन के अंदर होना चाहिए। अब यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लें इस एक्सप्रेशन में से, लास्ट वाले में से। आर क्या हो जाएगा, 2 माइनस एस हो जाएगा। 2 माइनस एस इज इन बिटवीन माइनस 1 एंड 1। अब मेरे बच्चों, सब में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 3 माइनस एस माइनस 1। ये जी सब के अंदर से 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब को जो है माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि हमें एस की वैल्यूज चाहिए। 3s1, ये लें जी, s इज इन बिटवीन 1 एंड 3 आ गया। पूछें जी, इसमें क्या चीज समझ नहीं आई? सर एक चीज, जी बेटे, सर जब भी इन्फिनिटी का सम होगा तो आर हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, बिल्कुल सही है बेटा कोई भी सवाल हो। जी। अदरवाइज एस सही टू है। इन्फिनिट फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता। देखें, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम 2 से शुरू करते हैं। हमारा r क्या है, 1/2 है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, यहाँ पर 1/16 आ जाएगा। टर्म्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी टर्म्स। अब ये देखें कि हम फर्स्ट 50 टर्म्स का सम ले लेते हैं। अब जो टर्म्स होंगी उसके बाद वाली वो होंगी 1/2 पावर हो जाएगी जनाब 47 हो जाएगी, 1/2 पावर 48 हो जाएगी, 1/2 पावर 50 हो जाएगी। इस तरह टर्म्स आएंगी। अब 1/250 को 2 पावर 50 को हम इंक्लूड करें या ना करें, कोई फर्क पड़ेगा सम के ऊपर इतनी छोटी टर्म को? जी उजैद, जी बेटा उजैद, जी से रिपीट करेंगे, आवाज नहीं आ रही थी। जी बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो नेक्स्ट हमने 50 टर्म्स को काउंट कर लिया। जी अब 50th टर्म में सपोज दैट पावर थी 1/2 पावर 47 थी, और उससे अगली 1/2 पावर 48, उससे अगली 1/2 पावर 49, उससे अगली 1/2 पावर 50। क्या 1/2 पावर 50 को सम के अंदर शामिल करने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्योंकि टर्म्स बड़ी छोटी हैं। वो टर्म्स इतनी छोटी हैं कि अगर हम 50 टर्म्स का सम कैलकुलेट कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, तो वही सम हमारा पूरी सीरीज का सम होगा, पूरे सीक्वेंस हाँ का जी। सम होगा। इसलिए जी अगर फर्ज करें कि r जो है वो 1 से बड़ा है, 2 है, तो देखेंगे हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 4 8 16। अब जो 2 पावर 50 है, अगर हम पहली 50 टर्म्स का सम ले लेते हैं, अब 2 पावर 50 को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो कितनी बड़ी टर्म होगी? समझ गया सर। उसको हम अगर निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे सम के ऊपर सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ जाएगा।
जब R1 और -1 के दरमियान में होता है तो हमारी टर्म्स छोटी हो रही होती हैं। जब टर्म छोटी हो रही होती हैं तो हमारे लिए ये पॉसिबल होता है कि हम पहली कुछ टर्म्स का सम ले लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। उसको इग्नोर करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे ही बहुत छोटी होती हैं, उनकी सिग्निफिकेंस ही नहीं होती। अच्छा मेरे बच्चों 24 तक मैंने सर ये आपको जो आपने सेकंड पार्ट किया है इसमें हम एग्जाम में ये भी कर सकते हैं ना कि r की एक -1 वैल्यू डाल दें और एक 1 डाल दें s इज इक्वल टू -r में, बेटा तब भी रेंज आ जाएगी। आप वो पर्टिकुलर के लिए काम करेंगे। आपने सिर्फ 1 और -1 के लिए उसको शो किया, आपने उस सारे को क्यों नहीं किया? यानी कि आपको क्या करना है कि उनके दरमियान भी जो वैल्यूज हैं उनके लिए भी शो करना है। जब मैंने इस तरह किया है तो इसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको मैंने काउंट कर लिया। ये सर हम भी ऐसे ही एंड पे ऐसे ही लिख देंगे ना, यानी कि 1 और 3 वगैरह यस सर, वैसे हम रेंज की नहीं, तरह -1 और लिख 1 देंगे। वो डालें। अगर आपसे नहीं सर होगा, जैसे अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ जाएगा हमारे अगर पास, वो आपसे रेंज बन नहीं जाएगी। हो रहा तो फिर ठीक है, लेकिन होना इसी तरह ही चाहिए 1 और -1 के। मैंने आपको ये नहीं बताया था -1 पुट कर लें 1 पुट कर लें, मैंने इनके दरमियान सारी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा अब आपका नेक्स्ट होमवर्क ये है कि आपने 26 से लेके 36 तक क्वेश्चंस करने हैं। कल अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पे ही ख़त्म कर लें, कल हमने नया चैप्टर शुरू करना है इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन का। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाकी काम करें, अल्लाह अपना सारे अपना काम कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़ सर। हाँ जी, और अहमद नकवी अल्लाह आपने हाफिज़ मेरे सर। साथ बात करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।